हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का चैप्टर 4 थर्मोडाइनमिक्स। तो ये जो होगा पार्ट 1 सीरीज़ होगा यहाँ पर। तो हम जो है थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो चैप्टर ओवर होने के बाद हम जो है कंप्लीट करेंगे उसको भी। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आईडी मेंशन कर रखा है हमने, सो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमारा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट। सो थर्मोडाइनमिक्स होता क्यों है, क्यों हम स्टडी करते हैं, सो देखते हैं हम लोग क्या है। सो थर्मोडाइनमिक्स इज द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट एंड अदर वे अराउंड। लाइक ये जो है कन्वर्जन ऑफ वर्क का है, मतलब ये जो चीज़ की हम स्टडी करेंगे उसमें जो भी है कन्वर्जन ऑफ वर्क होगा और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट एंड द अदर वे अराउंड। द वर्क डन बाय सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू हीट। सो वर्क डन बाय सिस्टम जो क्या होता है वो कन्वर्टेड इनटू हीट होता है। Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature and the interconversion of heat and other form of energy. So main चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, it is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature. किससे डील करता है? हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडाइनमिक्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट अलाउज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मेनी ऑफ द फंडामेंटल इंट्रैक्शन इन द यूनिवर्स। सो बेसिकली जो भी है पूरा थर्मोडाइनमिक्स आपको हीट और टेम्परेचर से समझना है। दूसरा जो इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ये जो है कन्वर्जन ऑफ वर्क होता है, यानी कि हीट एंड अदर वे अराउंड जो हमने देखा अभी। ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं। So work is converted into heat। यहाँ पे heat is the form of energy. Work done by body or any other machine is converted into heat. So naturally heat is also converted into वर्क। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो है एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होता है, वर्क बाद में हीट में कन्वर्ट होता है इस तरीके से। सो एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जो है यूनिवर्सल डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग अभी ये डायग्राम देखेंगे। सो देखिए आप देख सकते हो किस तरीके से अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाता है। सो ये मैकेनिकल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट करते हैं, या रिवर्स भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो सकता है। सो जो भी है मैं आपको कह सकता हूँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी है वो सारे ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेबल होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। केमिकल एनर्जी भी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हर एनर्जी से हम जो है इलेक्ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। साउंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होता है, क्योंकि इनमें जो होता है खुद का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, तो वो जो वेव डेवलप होते हैं उसके कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्पादन होती है, उसका जो है जन्म होता है। सो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आप रब करते हो तो उसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे क्लाउड रब होते हैं तो आपस में क्रैश होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है वो, बट वो भी डेवलप होता है उसमें। तो ऐसे बहुत टाइप के अलग अलग जो है इलेक्ट्रिसिटी है, हीट एनर्जी भी है, वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करता है। सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक टाइप ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि देखिए यहाँ पे फ़ैन है या इंजन हो गया, तो जनरेटर हो गया वो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, राइट। सो थर्मोकपल जो होता है वो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। माइक्रोफोन होता है तो वो भी इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकता है हमारा। यहाँ पर प्राइमरी सेल होता है केमिकल एनर्जी का, वो भी इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। जैसे सोलर सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये सब क्या है, ये लाइट एनर्जी के हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करिकुलम के एस्पेक्ट के रिलेटेड। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे हम लोग देखते हैं अभी इंटरनल एनर्जी। सो एवरी सिस्टम लार्ज और स्मॉल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो कोई भी सिस्टम या सब्सटेंस जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो जो है अगर उसमें इंटरनल एनर्जी फ्लो हो रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स है। सो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इंटरनल एनर्जी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें एनर्जी के साथ साथ जो है रैंडम मूवमेंट होता है, रैंडम मोशन होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल्स का हम कह सकते हैं, या कुछ भी मूवमेंट्स होना, बेसिकली स्मॉल जो भी अगर आपका एलिमेंट हो गया या मॉलिक्यूल जो हम बोलते हैं एटम हो गया, तो वो सब का मूवमेंट होना वो क्या होता है, आपस में एक इंटरनल एनर्जी होता है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी। इट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फॉर एन आइडियल एंड मोनोएटॉमिक गैस सच एज argon,
The internal energy is just the translational kinetic energy of the motion atoms having a linear motion. जैसे मोशन में भी पता होगा आपको, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं, तो रोटेशनल हो गया। तो उसी तरीके से ये जो आर्गॉन एलिमेंट है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसका क्या होता है, ये इंटरनल एनर्जी होती है, बट ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो डेवलप करती है किस चीज़ में, लीनियर मोशन में। The internal energy of a system is denoted by U. The thermodynamic system is a collection or a group of objects that can form a unit which may have ability to exchange energy with its surrounding. So thermodynamic system जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, thermodynamic का system, it is a collection or a group of object. ये collection और group of object है that can form a unit which may have ability to exchange energy with its surroundings. ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। सो एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर एक छोटा सा कंटेनर है, तो हीट फ्लो कैसे होता है, तो थर्मोडाइनमिक्स यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, वी नोटिस दैट बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि समझ लीजिए इसका 50 डिग्री सेल्सियस मैंने पकड़ लिया रैंडमली, और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो मैंने इसको 15 डिग्री सेल्सियस पकड़ लिया, तो क्या होता है, इनका जो है ऑटोमेटिकली मीन एवरेज निकल जाता है जैसे ही अगर हीट ट्रांसफॉर्म होता है। सो द हॉट ऑब्जेक्ट गेट्स कूलर एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स वार्मर। That means something is exchanged between two objects. This something is heat. According to modern theory, heat is a form of energy. So heat क्या है, form of energy है। जैसे मैंने बताया कि ये जो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल कब होते हैं, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। थर्मोडाइनमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो टर्म हो गया हमारा हीट, हीट टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है हमारा टेम्परेचर होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सो इन चीज़ में क्या होगा, ये जो पार्ट है बाहर का वेसल या कंटेनर, आप जो भी कंसिडर करो, ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। क्या लेवल तक डिक्रीज होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो पार्ट है, जो अंदर का कंटेनर या वेसल है, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा गर्म होना चालू हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की एक कुछ लिमिट होती है। तो हम एक जजमेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर मैं बताऊँ 50 + 15 जो है डिवाइड बाई 2 अगर मैं करता हूँ, तो ये समवॉट अराउंड जो है 32.5 हो जाता है। तो ये 15 डिग्री से राइज होके कितने पर आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग अराउंड 32.5 पर, राइट। और ये जो है 50 डिग्री से डिक्रीज होकर कितने तक आ जाएगा, 32.5 डिग्री तक आ जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो और जजमेंट लगा सकते हो हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से चेंजेस। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे थर्मोडाइनमिक सिस्टम एंड थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होता कैसे, थर्मोडाइनमिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर टू एनवायरनमेंट। यानी क्या होता है, पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर टू एनवायरनमेंट। अगेन अगर आपका एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने टेम्परेचर बताया, तो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ये दोनों जो है एनवायरनमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, राइट, करेक्ट। An open system is a system that freely allows exchange of energy and matter with its environment. A closed system does not allow the exchange of matter but allows the energy to be transferred. An isolated system is completely sealed, isolated from its environment. A thermodynamic process is a process in which the thermodynamic state of a system is changed. तो ये प्रोसेस क्या है, ये इस तरीके का प्रोसेस है जहाँ पर जो स्टेट होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट का आप स्टेट कंसिडर कर लो, वो चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, मगर उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कंडीशन है जो हम लोग आगे भी समझेंगे। सो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हीट इज समथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर टू दैट एट लोअर temperature. When two objects are at the same temperature, they are in thermal equilibrium. Two systems in thermal contact. दो अलग अलग सिस्टम जब भी थर्मल कॉन्टैक्ट में आते हैं विथ ईच अदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ़ दे डोंट ट्रांसफर हीट बिटवीन ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दो सिस्टम कंसिडर कीजिए, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, हीट फ्लो होता है मगर जो टेम्परेचर है, स्टेट ऑफ टेम्परेचर है, वो दोनों का सेम रहता है। जैसे मैंने लास्ट में एग्जांपल आपको दिया 50 डिग्री का और 15 डिग्री का। सो इस केस में जो है बेस्ट एग्जांपल हम लोग थर्मस का ले सकते हैं। थर्मस में क्या होता है, अगर आप अंदर से गर्म पानी डाल दो तो कुछ टाइम, यानी उसकी कैपेसिटी होती है, जैसा आप क्वांटिटी लेते हो तो 5 आवर्स, 8 आवर्स, इवन 12 आवर्स तक के लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ हीट जो है सेम रहता है। इन केस जो बाहर के टेम्परेचर है उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, स्टेट जो है इक्विलिब्रियम में रहता है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों को समझने के लिए।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ़ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी कहने का मतलब ये है, अगर दो अलग अलग सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे सिस्टम के साथ में, तो जो तीसरा सिस्टम है वो भी कौन से स्टेट में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा बाकी दूसरों के साथ। सो जैसे अगर ए सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो अल्टीमेटली बी और सी भी आपका कौन से स्टेट में आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स states that if two bodies are each in thermal equilibrium with some third body then they are also in equilibrium with each other। यानी यही हुआ, राइट। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो है कैन यू रिकॉल का सेक्शन है, आप इसको रीड कर सकते हो। व्हेन अ पीस ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द आइस मेल्ट्स एंड वाटर कूल्स डाउन, व्हाट डज देयर टेम्परेचर चेंज, व्हाई डज देयर टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। आपका पीस ऑफ आइस है या फिर हम आइस क्यूब बोल सकते हैं, कुछ भी ले लो। जो उसका एक्चुअल टेम्परेचर होता है जो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसको हम पानी में लाते हैं। पानी में डालने के बाद क्या होता है, अगर पानी का टेम्परेचर मान लीजिए, मैं वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे आपको बताता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस है, और आइस क्यूब का टेम्परेचर या आइस का टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आइस पानी में जाता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता क्यों है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर का अगर 15 डिग्री सेल्सियस है और एनवायरनमेंट का भी मान लीजिए एनवायरनमेंट का भी रोल होता है इस केस में। एनवायरनमेंट का रोल समझ लीजिए 15 डिग्री जो है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली ये जो है एवरेज डाउन हो जाता है, जो आइस क्यूब है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और जो आपका पानी जो है वो थोड़ा और ठंडा हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये माइनस से समथिंग अराउंड प्लस में चला जाएगा, प्लस में यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इसका जो है थोड़ा और ठंडा हो जाता है। When water boils, why does it temperature remains constant? क्या होता है कि जब भी आपका पानी गर्म होता है किसी वेसल में या फिर कंटेनर में, तो यहाँ पे टेम्परेचर उसका कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हीट तो कंटिन्यू उसमें फ्लो हो रहा है, आपके वेसल के थ्रू। वेसल का जो है आपका वाटर बॉयल जो होता है तो उसका टेम्परेचर जो क्या रहता है वो कांस्टेंट रह जाता है। When an inflated balloon is suddenly burst, why is the emerging air slightly cooled? क्योंकि उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है वो अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बलून ब्लो करते हो और वो बर्स्ट होता है, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जो एयर ब्लो करते हो और जब भी आप जो रिवर्स में जब भी आप रिटर्न में एयर उसका जो है फील करते हो तो वो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वो जो है सडनली जो आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट में बर्स्ट होने के बाद वापस मिक्स होता है। इसलिए द टेम्परेचर remains constant during boiling of water even though heat is supplied constantly because all the heat energy provided is used up in changing the state of water from liquid to gaseous. The air inside the balloon which is about to burst is at very high temperature and pressure. Now when the balloon rushes out and there is a sudden decrease in air pressure and temperature, this is what causes the air to be cooler than the pressure is reduced, which causes temperature of the air to reduce as well. According to the principle of Joule-Thomson effect, this says that when a gas at high temperature moves to an area of low pressure via small hole, the gas cools down. ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। आज के पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप चाहते हो कि हमसे सोशल मीडिया में कनेक्ट होना, तो आप जो है यहाँ पर मेरी आईडी को भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर 2 आईडी अलग अलग है, जो स्टार्टिंग में आपने देखा था वो अलग है, वो पर्सनल आईडी है, और ये जो है मेरे चैनल की आईडी। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।